पूरा वह आपका पहले तो 1 घंटा में पूरा रिवीजन आपका 1 घंटा तो पूरा लेकर जाएगा ही। सब अच्छे लोग देखेंगे, जो लोग नहीं दिखे होंगे देखिए कौन कौन सा हेडिंग इसमें है और आप लोग उसमें हेडिंग ऐड कर लीजिएगा सब लोग। तो नाभिक लेसन नंबर 13 आपका है। पूरा आज बहुत फास्ट तरीके से रिवीजन करेंगे, सब लोग जानने का प्रयास करेंगे कि हमने क्या क्या इसमें पढ़ा है। सबसे पहले आपका जो बात होगा उसका नाम होगा नाभिक। सबसे पहला जो टॉपिक है उसका नाम होगा नाभिक, अंग्रेजी में न्यूक्लियस कहते हैं। उसके बाद से आपके पास जो दूसरा हेडिंग होगा उसका नाम होगा नाभिक की संरचना, नाभिक की संरचना। उसके बाद से तीसरा जो हेडिंग होगा उसका नाम होगा न्यूक्लियन, क्या नाम होगा न्यूक्लियन। उसके बाद से जो चौथा हेडिंग होगा उसका नाम होगा परमाणु संख्या, भी इसी में ऐड कर लेंगे, ठीक है। नहीं लिखाऊंगा फिर भी मैं बता देता हूँ। उसके बाद से आपका होगा द्रव्यमान संख्या, क्या होगा द्रव्यमान संख्या, ठीक है। पहले इतना हेडिंग सब लोग जानने का प्रयास करेंगे कि आप कैसे इसको बताएंगे। 5 हेडिंग एक बार में पढ़ते चलेंगे। देखो, संसार में जितने भी पदार्थ होते हैं सब किससे मिलकर बने होते हैं? परमाणु से मिलकर बने होते हैं। संसार में जितने भी पदार्थ होते हैं सब परमाणु से मिलकर बने होते हैं। परमाणु हो गया, ठीक है। परमाणु कैसे होते हैं? गोलाकार होते हैं, अति सूक्ष्म होते हैं। हम लोग अपने आंखों से इसको नहीं देख सकते, सबको याद होगा। परमाणु कैसा होता है? अति सूक्ष्म होते हैं, गोलाकार होते हैं, इसको हम लोग अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसी परमाणु के अंदर एक छोटे से भाग में नाभिक पाया जाता है। इस परमाणु के अंदर एक छोटे से भाग में क्या पाया जाता है? नाभिक पाया जाता है, जो कि धनावेशित होता है और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर क्या होता है? बना होता है। कैसा होता है? धनावेशित होता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के नाभिक क्या होता है? बना होता है। सबको याद हो गया? आपको याद हुआ कि नहीं हुआ बताओ? संसार में जितने भी पदार्थ होते हैं सब परमाणु से मिलकर बने होते हैं। परमाणु अति सूक्ष्म होता है, गोलाकार होता है, आप उसको देख नहीं पाएंगे। जो परमाणु होता है, परमाणु का समस्त द्रव्यमान एक छोटे से भाग में स्थित होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। जो नाभिक का आकार होता है, जो नाभिक का त्रिज्या होता है, वह लगभग 10 के ऊपर -15 मीटर होता है। नाभिक का त्रिज्या कितना होता है बाबू? 10 के ऊपर -15 मीटर होता है, बहुत छोटा होता है। और जो परमाणु होता है उसकी त्रिज्या लगभग 10 के ऊपर -10 होता है। यानी नाभिक के तुलना में परमाणु 5 गुना बड़ा होता है। परमाणु कितना गुना बड़ा होता है? 5 गुना। अगर नाभिक का आकार 10 सेंटीमीटर है तो इसका आकार 50 सेंटीमीटर होगा। बहुत अधिक हुआ, बहुत अधिक होता है आपका। नाभिक के बाद नाभिक की संरचना, तो आप सब लोग को याद होगा कि जो नाभिक होता है आप यहाँ पर देख रहे हैं, परमाणु के सबसे छोटे से भाग में स्थित होता है। और जो नाभिक होता है वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना होता है। नाभिक किससे मिलकर बना होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। जो प्रोटॉन होता है धनावेशित होता है। प्रोटॉन कैसा होता है? धनावेशित होता है। न्यूट्रॉन कैसा होता है? ऋणावेशित, उदासीन होता है। तो प्रोटॉन के धनावेशित होने के कारण नाभिक कैसा होता है? धनावेशित होता है। सब लोग याद रखना, नाभिक किससे मिलकर बना होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। प्रोटॉन धनावेशित होता है, इसलिए नाभिक भी कैसा होता है? धनावेशित होता है। चलो, उसके बाद से न्यूक्लियन। तो न्यूक्लियन में आप कहेंगे कि प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को न्यूक्लियन कहते हैं। न्यूक्लियन का मतलब होता है, न्यूक्लियन का मतलब होता है नाभिक के अंदर जितने भी कण पाए जाते हैं। तो न्यूक्लियन जब भी कहोगे तो क्या होता है भाई? प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को हम लोग न्यूक्लियन कहते हैं। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को क्या कहते हैं? न्यूक्लियन कहते हैं। अब आपसे एक प्रश्न आता है कि परमाणु संख्या किसे कहते हैं? तो किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों या इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों या इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु संख्या कहते हैं। प्रोटॉनों या इलेक्ट्रॉनों की संख्या का, या खाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी को भी हम लोग परमाणु संख्या कह सकते हैं। जैसे आप सोडियम लिखते हैं ना, सोडियम लिखते हैं 11 हुआ, यहाँ पर 23 हो गया, तो 11 को परमाणु संख्या कहते हैं। 11 क्या कहेंगे? परमाणु संख्या। इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 11। प्रोटॉन भी कितना होगा? 11। परमाणु संख्या भी कितना होगा? 11। जो 23 लिखा गया उसको क्या कहेंगे? परमाणु भार, परमाणु। और अगर न्यूट्रॉनों को निकालना होगा तो 23 में से आप 11 को घटा देंगे तो 12 आ जाता है। हमेशा घटा कर ही न्यूट्रॉन निकाला जाता है, ठीक है। परमाणु संख्या के बाद द्रव्यमान संख्या होता है। तो जगह न्यूक्लियन को बताए तो इसे द्रव्यमान संख्या कहेंगे कि किसी परमाणु के अंदर उपस्थित प्रोटॉनों और जो न्यूट्रॉन होता है उसके संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। किसी परमाणु के अंदर उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को क्या कहते हैं? हम लोग द्रव्यमान संख्या कहते हैं। बात समझ में आई? लेकिन द्रव्यमान संख्या को हमेशा ऊपर लिखा जाता है। जैसे 23 आप देख रहे हैं तो ये द्रव्यमान संख्या। हमेशा आप P+N, कहीं कहीं E+N भी लिख सकते हैं, कहीं आप Z+N भी लिख सकते हैं। ई का मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या, आयन का मतलब न्यूट्रॉन की संख्या, जेड आपका क्या है?
परमाणु क्रमांक है, और n का मतलब क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या। सब लोग याद हुआ कि नहीं हो बताओ? ये पांचों हेडिंग याद हुआ आप लोग को? पांचों हेडिंग एकदम मुँह जुबानी याद होना चाहिए। कहीं भी आप खड़ा होकर के बोल सकते हैं। 10 शब्द जिससे मैं बोल रहा हूँ, आपके पास भी बहुत ताकत है, सब कुछ आप बता सकते हैं। चलिए उसके बाद से आगे हम लोग कुछ बातों को जानते हैं। कुछ सवाल आपसे पूछा गया है। कोई कह दिया 11 सोडियम, 23 अभी हम बात कर रहे थे। n का मान निकालना है, e का मान निकालना है, p का मान निकालना है, e का मान निकालना है, z का मान निकालना है। ठीक है। दूसरा आपका है कि H2O है, जब भी आप पढ़े थे H2O में भी p का मान निकालना है, e का मान निकालना है, n का मान निकालना है। तीसरा आपका है कि NaCl आप देख रहे हैं, तो NaCl में भी e का मान निकालना है, p का मान निकालना है, n का मान निकालना है। सब लोग मिलकर बताओ इसमें e n p का मान कितना होगा। लड़कियाँ बताओ, लड़कियाँ बताओ, लड़कियाँ सब लोग बताओ, बताओ बताओ कितने इसमें n होंगे, e होंगे, p होंगे, a होंगे, z होंगे। चिल्ला चिल्ला के बोलो लड़कियाँ, चिल्ला चिल्ला के। हाँ ठीक है। उसके बाद से समस्थानिक आप पढ़ेंगे। उसके बाद से आपको एक चीज़ पढ़ना है जिसका नाम है समस्थानिक के प्रकार। समस्थानिक के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं भाई? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? अस्थाई समस्थानिक, और एक होता है अस्थाई समस्थानिक। अस्थाई समस्थानिक, ठीक है। देखो 1 घंटा में पूरा रिवीजन हो रहा है, पाठ आप सबको याद भी होना चाहिए। अभी कोई डेरिवेशन भी आएंगे, पहले हम लोग इसके जिक्र कर रहे हैं। देखो सब लोग देखो कि अगर सोडियम 11 23 है तो सब लोग को मालूम होगा n अगर निकालना है तो 23 में से 11 घटा देंगे। 23 में से कितना का? ये विशाल यहाँ विकास, यहाँ पर देखो ब्लैक बोर्ड पे ही सब लोग देखो, कापी भी मत देखो, बाद में देखना। ये 23 है, 23 में से 11 घटा दे कितना आ जाएगा? 12। फास्टी देख रहे हो, फास्टी मान लो धीरे धीरे तो बहुत पढ़ाए आपको। अब तो यहाँ रिविजन हो रहा है, तो मान लो 1 घंटा में पूरा पढ़ाई करनी है तो फास्ट बोलना पड़ेगा एकदम। तो चलिए 23 में से 11 घटा दे कितना आ जाएगा? n का मान 12 हो जाएगा। ई का मान 11 ही होगा जितना परमाणु क्रमांक है। अगर ये नाभिक का आता, नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 0 लिखते, क्योंकि नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। कहाँ पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। चलिए p है, p कितना हो जाएगा? 11। a है, a कितना हो जाएगा? 23। z है, z कितना हो जाएगा? 11। बता सकते हैं सब लोग? अच्छा इसमें आ जाओ। H2O है तो बताओ हाइड्रोजन के परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। तो 1 दूना 2 हो जाएगा, और इसका कितना होता है? 16। तो 16 2 कितना हो जाएगा? 18। तो p का मान भी 18 और e का मान भी 18। अरे भाई जितना परमाणु क्रमांक है पूरा ऐड कर दो, निकल जाएगा। और क्या? परमाणु क्रमांक को इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहता है, तो इसमें 2 है ना, वो तो 2 होता है। अब आइए n का मान निकाल लेते हैं। इसका तो 0 हो जाएगा, क्योंकि एक परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु भार भी होता है, एक परमाणु क्रमांक भी होता है, तो इसका तो 0 हो जाएगा। और इसका तो 16 होता है, नीचे 8 होता है, 16 में से 8 घटा दो तो 8 आ जाएगा। इसका भी निकाल लो, सब अच्छा लगा। इसका कितना होता है ना? तो इसका 11 हो जाएगा, और इसका 17 हो जाएगा। होता है ना क्लोरीन का 17, तो 11 17 कितना हो जाएगा? 28। तो ई का मान 28, पी का मान 28, n का मान निकाल दो। तो आप यहाँ पर 23 होता है तो 12 हो जाएगा n के लिए, इसके लिए 12 हो जाएगा। 35.5 में 17 घटा दोगे तो 18.5 हो जाएगा। तो 12 18 कितना होगा? 30.5 इसका न्यूट्रॉनों की क्या हो जाएगी? संख्या आ जाएगी। चलिए नाभिक के प्रकार देखो, नाभिक कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से 2 प्रकार के। एक पहले तो समस्थानिक देख लेते हैं, तब संभारिक। किसी को याद है समस्थानिक का परिभाषा? अच्छे तरीके से राजकुमार बता रहा। समस्थानिक किससे कहते हैं? किसी तत्व के वे परमाणु। आप तत्व के वे परमाणु कहेंगे, ध्यान रखना सब लोग किसी तत्व के वे परमाणु जिसके परमाणु क्रमांक क्या आते हैं, लेकिन परमाणु भार क्या होते हैं? अलग अलग। आप सबको याद भी होगा, बेहतर एग्जाम्पल ढंग से आप पढ़े थे। 1H1 1H2 1H3 याद करिए, है कि नहीं है? इसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रोटियम। इसको क्या कहेंगे? ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। देखो सबका परमाणु क्रमांक एक समान है, लेकिन परमाणु भार क्या है? अलग अलग है, इसलिए इसको समझता नहीं। और भी दिखा सकते हैं, कितने दिखाएंगे आप? हाँ 17 क्लोरीन 35 भी लिख सकते हैं आप, और 17 क्लोरीन आप क्या लिख सकते हैं? 37 भी आप लिख सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, हालांकि फेमस एग्जाम्पल ये दोनों हैं, आप याद रखिएगा, ठीक है। तो किसी ये तत्व है, क्लोरीन एक तत्व है, इन तत्व के 2 परमाणु है। हाइड्रोजन एक तत्व है, इसके 3 परमाणु है। तो इसीलिए कहा गया किसी तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? समान होते हैं, लेकिन परमाणु भार अलग अलग होते हैं। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम लोग? समस्थानिक कहते हैं। सबको याद हुआ कि नहीं होता?
समस्थानिक होते हैं दो प्रकार के, एक अस्थायी समस्थानिक, एक अस्थायी समस्थानिक। आपको याद होगा कि अस्थायी समस्थानिक को ही हम लोग रेडिएटिव समस्थानिक भी कहते हैं। अस्थायी समस्थानिक वे समस्थानिक जिसको कहीं रखने पर अपने आप नहीं टूटते हैं, अस्थायी होते हैं। वे समस्थानिक जिसको कहीं रखने पर अपने आप नहीं टूटते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अस्थायी समस्थानिक कहते हैं। ये दोनों अस्थायी समस्थानिक होंगे, 1H1 1H2। अच्छा, आप पहचानेंगे कैसे? जब n/p का मान निकालेंगे 1.5 से कम आएगा या 1.4 से कम आएगा, जो भी कहिए। अगर 1.4 से कम आ जाता है ना, तो आप सीधे कहेंगे अस्थायी समस्थानिक है, तो अपने आप कहीं नहीं टूटेगा। सब नियम आपको मैंने दिखाया है। और एक होता है अस्थायी समस्थानिक, तो आप कहेंगे ऐसे समस्थानिक जिसको कहीं रखे, जिसको कहीं क्या करे रखे, और वो क्या होता है, टूट जाता है। तो जब टूट जाएगा उसको अस्थायी समस्थानिक कहेंगे। हालांकि इसमें कौन होता है, 1H पर 3 हो जाएगा। 1H पर क्या हो जाएगा, 3। देखो यहाँ पर लिख रहे हैं 1H पर 3, क्योंकि आप इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या निकालेंगे तो आप देखिए 3 में से 2 जाएगा, तो 3 में से 1 जाएगा तो 2/1 1 प्रोटॉन है तो 2 आ जाएगा, जो कि 1.4 से अधिक है। तो 1.4 से अधिक है तो टूट जाएगा, इसलिए इसको हम लोग अस्थायी समस्थानिक कहते हैं। आपके प्रश्न पूछेगा, कभी भी कंपटीशन में पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, कौन कौन समस्थानिक अस्थायी होते हैं? तो 1H1 1H2 लिख सकते हैं। और कौन अस्थायी होता है तो 1H3 हो सकता है। देखो आपको एक चीज़ बता देते हैं, बच्चा लोग इतने लोग पढ़ रहे हैं, इतने मेहनत से पढ़ रहे हैं, दिमाग आपकी क्या होगी, लेकिन इतना जरूरी याद रखना कि धरती पर वो भी लोग हैं जो भीख मांग कर जीते हैं, और धरती पर वो भी लोग हैं जिसका पैर कभी ज़मीन पर पड़ता ही नहीं है। समझ रहे बात को? तो इसलिए आप अपनी ज़िंदगी को खूब बेहतर बनाने का प्रयास करिए। ऐसा ज़िंदगी बनाइए कि 10 आदमी को आप सेवा कर सके, 10 आदमी को उद्धार कर सके, 10 आदमी को ऐसे तैयार कर सके जो आने वाले देश के लिए देश में कुछ कर सके। इसलिए आप पढ़ रहे हैं। आपके स्कूल में इतने बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन सबके नसीब नहीं होता है कोचिंग पढ़ने के लिए। सबके नसीब भी अलग अलग तरीके के होते हैं। आपका नसीब बना है, जब आप पढ़ रहे हैं तो पूरा प्रयास रहना चाहिए कि जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं पूरा आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। ठीक है, कि कहीं आप जाएँ तो आपको ऐसा महसूस ना हो कि हम बहुत वीकनेस है पढ़ाई में। समझ रहे बात को? चलो आ जाओ। तो अस्थाई में क्या हो गया? अस्थाई का मतलब होता है कि जो अपने आप नहीं टूटता है, 1H1 हो जाएगा, 1H2 हो जाएगा। और अस्थाई का मतलब होता है जो टूट जाता है, 1H पर 3 जरूर आपका हो जाएगा। ठीक है ना? हालांकि अस्थायी समस्थानिक की जब बात करेंगे तो अधिकतर आप देखेंगे कि 82 से ऊपर ही होते हैं। 82 से ऊपर जितने भी तत्व हैं सब अस्थायी समस्थानिक को ही प्रदर्शित करते हैं, कि उसको रेडिएटिव तत्व भी कहा जाता है। आपने पढ़ा भी है इसको, जो कहीं भी रखोगे अपने आप टूट जाता है। ठीक है, तो ये बात सब लोग जान गए। सबको याद हुआ कि नहीं हुआ बताओ? सबको याद हो गया ना? चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं हम लोग, जल्दी जल्दी। याद हुआ कि नहीं हुआ बताओ? बताओ समस्थानिक किसे कहता है? पंडित जी बताएंगे। पंडित जी आपको बताने का प्रयास है कि समस्थानिक किसे कहते हैं। फटाफट। जिनके नहीं जिनके नहीं जिनके नहीं, वे तत्व जिनके परमाणु आपको वे तत्व कहना पड़ेगा, जिनके नहीं। चलिए आइए समस्थानिक के प्रकार। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, प्रेशर में नहीं जाना चाहिए, प्रेशर में नहीं आना है। समझ रहे हैं? समस्थानिक के विशेषताएं, समस्थानिक के विशेषताएं। चलिए 1 2 कम से कम 3 4 विशेषताएं, तीनों को देख लो। इसके बाद से आपको एक चीज़ आता है संभारिक। संभारिक आ जाएगा। उदाहरण में तो आपको बहुत कुछ फेमस याद है, 18 आर्गन 40, 19 पोटेशियम 40, 20 कैल्शियम 40, कहीं भुला नहीं पाएंगे आप इसको। उसके बाद से एक अगला चीज़ आता है जिसका नाम होता है संभारी की विशेषताएं। संभारी की विशेषताएं। उसके बाद से आपके पास एक आ जाता है जिसका नाम होता है समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक, इसमें भी आप लिख सकते हैं 1H पर 3 और 2H के ऊपर 4। यहाँ अलग अलग तत्व की बात आपकी होगी। ठीक है, चलो। तो आप कहेंगे यहाँ पर कि अगर आपसे कोई पूछता है कि समस्थानिक की क्या क्या विशेषता होती है, तो पहले तो विशेषता ये होती है कि समस्थानिक में जो परमाणु होते हैं उसके परमाणु क्रमांक एक समान होते हैं। ठीक है, और परमाणु भर क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। आपने सब लिखा होगा, देख लीजिएगा। समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान होते हैं, लेकिन परमाणु भर क्या होते हैं? अलग अलग होता है। दूसरा आपने जो बात बताया था ये था कि इसमें इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या सेम होती है। इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? समान होती है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? अलग अलग होती है। और भी बताए थे कि इनके जो रासायनिक गुण होते हैं एक समान होते हैं। रासायनिक गुण एक समान होते हैं, लेकिन भौतिक गुण क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। और भी लिख सकते हैं कि आवर्त सारणी में इसको एक ही समूह में और एक ही जगह रखने का प्रयास किया गया है। जो आप याद रखेंगे समस्थानिक के गुण। आइए संभारिक, इसमें क्या होगा? वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक अलग अलग हों। इनमें तत्व ही कहेंगे, परमाणु नहीं, इनमें तत्व ही कहेंगे, क्योंकि जब अलग अलग परमाणु क्रमांक कहेंगे तो तत्व का ही अलग अलग होता है। हालांकि एक ही परमाणु के परमाणु क्रमांक समान होते हैं, लेकिन जितने भी तत्व आप चूज करेंगे सबका परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है।
तो आप कहेंगे वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक अलग अलग हो लेकिन परमाणु भार एक समान हो, हम उसको क्या कहते हैं, समभारी कहते हैं। वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक क्या हो, अलग अलग हो लेकिन परमाणु भार, आपको मैंने ट्रिक भी बताया था कि जब समभारी की बात करेगा तो सम का मतलब एक समान होना चाहिए, और भारी का मतलब होता है परमाणु भार। तो वे तत्व जिनके परमाणु भार एक समान होते हैं लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, समभारी कहते हैं। बताओ उदाहरण आप देख रहे हैं, 18 आर्गन 40, 19 कैल्शियम 40, 20 19 पोटेशियम 40, 20 कैल्शियम 40, सबका परमाणु भार सेम है, 40 40 सबका है। देखिए तीनों का परमाणु भार सेम 40 40 40, इसका क्या है, 18 19 20, परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, समभारी कहते हैं। वे तत्व जिनके परमाणु जो दिख रहे हैं, परमाणु भार जो दिख रहे हैं, वो परमाणु भार क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। परमाणु भार सेम होते हैं लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग। अच्छा, जैसे आपने समस्थानिक का विशेषता बताया था, इसी का उल्टा ही में लिख देंगे, समस्थानिक का उल्टा अगर लिख देते हैं समभारिक हो जाता है। इसमें क्या कहेंगे, समभारिक में किसके परमाणु भार एक समान होते हैं, परमाणु भार क्या होते हैं, एक समान होते हैं लेकिन परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, अलग अलग। दूसरा कह देंगे इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है ना जी। अब मान लो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखोगे तो 18, इसमें आना इसमें क्या होता है 20, सबका अलग अलग होता है। अच्छा, इसमें संभारिक में रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं लेकिन भौतिक गुण क्या होते हैं, एक समान होता है, उसका उल्टा लिख देना इसमें, ठीक है। अब भाई सम न्यूट्रॉनिक, तो सम न्यूट्रॉनिक में कहोगे कि वे तत्व ही कहना तुम लोग, वे तत्व जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। सम न्यूट्रॉनिक का मतलब वही होता है ना कि वे तत्व जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। जैसे 1h/3 आप देख रहे हैं और 2h/4, आप सभी लोग जानते हो कि न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटा देते हैं, यानी अगर आप 3 में से 1 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा, 4 में से 2 घटा देंगे तो 2 हो जाएगा। तो वे तत्व जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सम न्यूट्रॉनिक। 3 में से घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, 4 में से 2 घटा देंगे तो 2 आता है। तो वे तत्व जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है, हम उसको कहते हैं सम न्यूट्रॉनिक। आप अपने कॉपी में मैचिंग कराते चलेंगे, क्या ये पूरा चीज़ आपने लिखा है कि नहीं लिखा है। सब बच्चे लोग को अगर कॉपी पर लिखा होगा तो बहुत आसान नज़र आ रहा होगा, नहीं लिखे हैं तो आप सबकी कॉपी पर ही डायरेक्टली, मैंने कई बार कहा है कि उसको लिखते रहेंगे, एक जगह इकट्ठा रहेगा, तो जब भी आपको रिवीजन कराया जाएगा, कई बार रिवीजन आपको करना है, ये मालूम भी आपको होगा। इसलिए अब नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं, समस्थानिक के उपयोग भी आप पढ़े थे ना। आयोडीन का उपयोग घेंघा के उपचार में किया जाता है, कोबाल्ट का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। ये सब आपसे कोई पूछता है तो चीज़ को आप बताने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग। औसत परमाणु द्रव्यमान, आपको याद है औसत परमाणु द्रव्यमान, सब लोग बोलो, लड़के वाले बोलो सब लोग। औसत परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, उसके बाद से नाभिक का आकार, सब लोग बताओ नाभिक का आकार कैसे निकाल सकते हैं आप। उसके बाद से नाभिक का आयतन, आकार निकालने के लिए आपको याद होगा कि यार बराबर होता है R0 1/1/3। आयतन निकालने के लिए भी सूत्र आप पढ़े थे, याद करिए। नाभिक आयतन भी बराबर 4/3 πr3, ये आपने यूज किया, ठीक है। चलिए पहले इतना देखते हैं हम लोग, तब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे। बात होगी आपकी आज किसकी, औसत परमाणु द्रव्यमान के। तो देखो आप याद रखेंगे कि जितने परमाणु होते हैं तो उस परमाणु के द्रव्यमान उसके जो बहुलता होगा, देखो ना उसकी मात्रा कुछ ना कुछ दिया होता है, उसके अनुपात को, माने इतना कहिए कि जितने भी माने परमाणु होते हैं उस परमाणु के समस्त परमाणु भार के जो औसत मान होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, औसत परमाणु भार कहते हैं। और इसको निकालने के लिए आप पढ़े होंगे परमाणु भार गुणे बहुलता, माने पहला तत्व का परमाणु भार गुणे बहुलता प्लस दूसरे का परमाणु भार गुणे बहुलता, और नीचे पूरा परमाणु भार आप ऐड कर दे रहे थे, समझ रहे ना। तो इसी को माने कोई भी परमाणु होंगे उन सभी परमाणुओं के जो परमाणु भार का औसत मान होगा उसी को हम लोग कहते हैं औसत परमाणु द्रव्यमान। अच्छा जी, नाभिक का आकार सब लोग देखिए,
नाभिक आप कहेंगे, नाभिक का जो आकार होता है अलग अलग परमाणु में अलग अलग होता है, लेकिन अधिकतर आप बात करेंगे तो नाभिक का आकार अधिकतर वृत्ताकार होता है। गोला के रूप में अधिकतर नाभिक के आकार क्या होते हैं, पाए जाते हैं। हालांकि कुछ अलग अलग डिफरेंट साइज के भी हो सकते हैं। तो नाभिक के आकार है, नाभिक का त्रिज्या अगर ज्ञात करना होगा तो नाभिक का त्रिज्या सीधा जो होता है आपके त्रिज्या जो होता है परमाणु या द्रव्यमान संख्या के तृतीय घात के 1/3 यानी तृतीय वर्गमूल के क्या होता है, समानुपाती होता है। और आप सबको याद होगा कि जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो R0 आ जाता है। R0 का मान कितना होता है, याद करिए 1.12 होगा, कितना है, हाँ 10⁻15 होता है। 1.12 या 1.012 जो भी कहिए, 10⁻15 फर्मी में होता है आपका। फर्मी में आपको याद होगा कि 15 आएगा तो पी या फर्मी होगा तो आप तो जहाँ भी 10⁻15 होगा उसके जगह पर फर्मी आप लिख सकते हैं। बात समझ रहे हैं। जैसे 8 × 10⁻15 दे दिया मीटर में तो केवल आप 8 फर्मी भी लिख सकते हैं। जब फर्मी लिखेंगे तो 10⁻15 आपका हट जाएगा। सब लोग याद करो, जहाँ भी 10⁻15 आएगा आप उसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, फर्मी लिख सकते हैं। उसके बाद से आइए, चलिए तो आपके कुछ सवाल भी इस पर आए थे ना कि आपको मैंने सवाल एक बताया था कि एक नाभिक है जिसका परमाणु द्रव्यमान 27 है। एक नाभिक है जिसका परमाणु द्रव्यमान क्या है, 27 है। ये है, ए का मान कितना है, 27 है। तो आपको नाभिक का त्रिज्या बताना है। तो आप सब लोग जानते होंगे कि नाभिक की त्रिज्या बताने के लिए R बराबर जो यूज करते हैं आप R0 I के पावर 1/3। R0 का मान -15 है और ये 27 है तो 27 इसके ऊपर 1/3 या 1.2 × 10 के पावर -15। 27 को आप क्या लिख सकते हैं बाबू, 3 के ऊपर 3 लिख सकते हैं ना। अरे 27 कैसे काट के देख लो सब लोग, 27 कैसे काट के देखो। 3 से काटोगे 9, फिर 3 से काटोगे 3, फिर 3 से काटोगे 1, 3 को 3 आएगा। कितना 3 आ गया, 3 को 3। तो आपके 3 के ऊपर 3 लिख देंगे और ऊपर तो पहले 1/3 है ना, 3 से 3 कैंसिल, बस आप 3 से गुना कर देंगे तो बातें 36 है। 3.6 × 10⁻15 मीटर। या इसी को मैंने अभी बताया था 3.6 × जहाँ 10⁻15 देख रहे हैं उसके जगह पर केवल आप फर्मी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, फर्मी। क्यों फर्मी लिखेंगे, क्योंकि जहाँ फर्मी था 10⁻15 छुपा हुआ है। फिर आप उसको हटाएंगे तो फर्मी जैसे देख रहे हैं वो हटाएंगे तो फिर उसके जगह पर आपका आ जाएगा। कोई दिक्कत है बताइए, सब लोग बता देंगे नहीं, इसको सब लोग बताएंगे कि नहीं बताएंगे, सब लोग बता देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आओ नेक्स्ट टॉपिक पर आने का प्रयास करते हैं हम लोग। चलिए अब आता है नाभिक का आयतन। किसका आयतन, नाभिक का आयतन। याद करो सब लोग, जो नाभिक होता है नाभिक का आयतन, नाभिक अधिकतर गोलाकार पाया जाता है, इसलिए नाभिक के आयतन का सूत्र जो गोला का सूत्र होता है वही लिख देता है। क्या होता है, 4/3 πr3। नाभिक का जो आकार होता है, नाभिक का जो त्रिज्या होता है और नाभिक एक गोला के रूप में होता है, इसलिए गोला का आयतन का सूत्र सब मैथ वाले बच्चे जानते हैं, बायोलॉजी वाले बच्चे आप पढ़ाई गया तो याद भी किए होंगे। V बराबर क्या होता है, 4/3 πr3। R का है, R आपका त्रिज्या है। जो भी त्रिज्या देगा, मान लो कि आप हाइड्रोजन है, क्या आपके पास है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, मान लीजिए कि हाइड्रोजन है, उसकी त्रिज्या मान लो कुछ दे दिया, त्रिज्या मान लो दे दिया 2.5। कहता आयतन निकालिए, तो निकाल लेंगे सब लोग ना, कोई दिक्कत नहीं है, बस मान भर देना है। और यहाँ पर पाई के मान तो 3.14 होता है, ये रखना है, 3 बार आपको लिखना है बस। उसके बाद से आप गुणा करके हल कर लेंगे तो इसका आयतन भी आ जाएगा। यही नाभिक का आयतन होता है। नाभिक गोलाकार होता है, इसीलिए जो गोला का सूत्र होता है 4/3 πr3। इस तरीके से आप इसको हम लोग रख करके हल कर सकते हैं। कोई दिक्कत है बताओ सब लोग, मिटा दें इसको। तो ये टॉपिक भी कवर हुआ आपका कि परमाणु औसत द्रव्यमान संख्या क्या होता है। तो पूरे द्रव्यमान संख्या के योग को हम लोग औसत द्रव्यमान संख्या कहते हैं। उसके बाद से नाभिक का आकार क्या होता है, नाभिक की त्रिज्या कैसे निकालेंगे। तो नाभिक की त्रिज्या निकालने के लिए आपने देखा R बराबर R0 और A के पावर 1/3 होता है। अब जो हमारे पास टॉपिक आ रहा है उसका नाम होगा न्यूट्रॉन का खोज। आपको याद होगा न्यूट्रॉन की खोज किसने किया, सबको याद है। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, चैडविक ने किया था। दूसरा आपका है न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने किया था। दूसरा आपके पास है द्रव्यमान ऊर्जा, द्रव्यमान ऊर्जा। और आप सबको याद होगा, पहले मैं थोड़ा सा न्यूट्रॉन के लिए रिएक्शन लिख दें। उसने 4 बेरिलियम 9 लिया था, याद करो। बस इस पर किसका बमबारी किया था, न्यूट्रॉन का 0 N। न्यूट्रॉन का बमबारी किया था। हीलियम का अल्फा कण की बमबारी किया था 2He के ऊपर 4। तो आपका हो जाता है 6 कार्बन 12 और प्लस 0 N 1 बना था आपका।
और ऊर्जा निकला था। द्रव्यमान ऊर्जा के रूप में बात करेंगे P बराबर m गुणे c स्क्वायर। आप कभी भुला नहीं पाएंगे, कभी नहीं भुला पाएंगे मरते दम तक। और उसके बाद से आपके पास है, इसको आइंस्टीन का समीकरण भी कहते हैं। तो आइंस्टीन समीकरण का उपयोग कहाँ आप कर सकते हैं? आइंस्टीन समीकरण का उपयोग सब आपके किताब में दिया गया था, आपने पढ़ा था। कहाँ आप आइंस्टीन समीकरण का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से आपको नाभिकीय बंधन ऊर्जा के बारे में भी पढ़ाया गया था, सब लोग देख ही रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत पाठ आपका है ये, एक बार बस डेरिवेशन भी नहीं है इसमें, बस समझ लेंगे पूरा आपको याद हो जाएगा। उसके बाद से द्रव्यमान क्षति भी आपका था, द्रव्यमान क्षति भी उपस्थित था, इसको भी आपने पढ़ा था। तो पहले 5 खबरों को हम लोग ध्यान देंगे, सबको याद भी होगा। अगर इसके बारे में कोई आपसे पूछे तो कोई दिक्कत आपका नहीं होना चाहिए। बताइए सब लोग, बताइए क्या होता है। अगर आपसे न्यूटन का खोज कैसे किया गया, तो आप सबको याद होगा कि चैडविक नामक वैज्ञानिक ने सन 1932 ईस्वी में न्यूटन का खोज किया था। किसने? चैडविक ने। पूरा नाम होता है जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने सन 1932 ईस्वी में न्यूटन का खोज किया। न्यूटन को खोज करने के लिए उसने क्या किया था, याद होगा आपको। उसने बेरिलियम धातु लिया था और बेरिलियम धातु पर उसने अल्फा कणों की बमबारी किया। जब अल्फा कणों की बमबारी किया तो उसने देखा कि कार्बन प्राप्त होता है और न्यूट्रॉन प्राप्त होता है। न्यूट्रॉन के लिए प्रतीक क्या होता है? 0 यानी पर 1 होता है। देख लो, न्यूट्रॉन एक उदासीन कण होता है। न्यूट्रॉन जो होता है नाभिक में पाया जाता है। न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वह लगभग 1.674 गुणे 10⁻27 किलोग्राम होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, 3 बातें आपको याद होगा। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में सबसे अधिक जो द्रव्यमान होता है न्यूट्रॉन का होता है, सब लोग याद रखेंगे। सबसे कम जो द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन का होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को हल्का कण माना जाता है। हालांकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर जो खाली कक्षाएं होती है उसमें घूमता रहता है, लेकिन जो न्यूट्रॉन होता है वो नाभिक के अंदर उपस्थित होता है। तो न्यूट्रॉन की खोज कर लेंगे आप लोग, इसके बारे में आएगा तो बता सकते हैं, लिख सकते हैं कि न्यूटन की खोज सन 1932 ईस्वी में जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने किया था। उसने बेरिलियम धातु लिया जिसका परमाणु क्रमांक 4 होता है, परमाणु भार 9 होता है। उस पर अल्फा कण की बमबारी किया, 2He के ऊपर 4 होता है। लगातार आप पढ़ते आ रहे हैं कि जहाँ भी अल्फा कण की बात होगी 2He के ऊपर 4 लिखेंगे। जब बमबारी किया तो 6 कार्बन 12 बना और प्लस आपका 0N1 बना। 0N1 को न्यूट्रॉन कहते हैं हम लोग। और इसके ऊपर देखो 12 और 1 13 हो रहा है, क्योंकि 6 कार्बन 12 है और 0N1 है तो ये भी 13 हो रहा है। और बेरिलियम के ऊपर 9 है और जो हीलियम है उसके ऊपर 4 है तो ये भी 9 4 13 हो रहा है। नीचे भी जोड़ कर आप देखेंगे तो सेम आएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं काची, कि इस तरीके से न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? चैडविक ने किया। किस सन में? 1932। आप भुलाइएगा मत इसको, इतना रिवीजन आपको इसीलिए हम करा रहे हैं। देख रहे हो, मुझे याद है, आप लोग को भी याद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्रव्यमान ऊर्जा के बारे में आपको याद होगा कि आइंस्टीन का पहले जितने वैज्ञानिक थे वो कहते थे कि द्रव्यमान अलग है, ऊर्जा अलग है। आपको बताया गया था सब अलग अलग दोनों हैं, लेकिन आइंस्टीन ने बहुत अपना प्रयोग किया, बहुत अपना रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद कहा कि द्रव्यमान और ऊर्जा एक ही हैं, कोई अलग अलग रूप नहीं है। भले हम लोग द्रव्यमान को ऊर्जा में बदल सकते हैं और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदल सकते हैं। और इसके लिए उसने एक समीकरण दिया जिसे आइंस्टीन का समीकरण कहते हैं, और वो समीकरण था E बराबर m गुणे c स्क्वायर। ई बराबर क्या था? m गुणे c स्क्वायर। ई आपका ऊर्जा है, m आपका द्रव्यमान है और c क्या है भाई? c निर्वात में प्रकाश की चाल है। c निर्वात में प्रकाश की चाल है। c का मान हमेशा फिक्स होता है, कितना? 3 × 10⁸ तो आप सबको याद होगा E आपका एनर्जी है, m आपका द्रव्यमान है, c आपका निर्वात में प्रकाश की चाल है। c का मान हमेशा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। और जो E होता है, अगर m दिया है तो आप E निकाल लेंगे, क्योंकि m दिया है तो c तो आपका फिक्स होता है। इसके बाद 3 × 10⁸ लिख लेंगे तो E निकल जाएगा। अगर m दिया है तो c फिक्स है तो आपका m दिया होगा तो E निकलेगा, E देगा तो m निकल जाएगा। आइंस्टीन का समीकरण आप याद रखेंगे। चलिए अच्छा, चलो आइंस्टीन का समीकरण का प्रयोग करके आप क्या क्या निकाल सकते हैं, तो क्या नहीं निकाल सकते हैं। अगर द्रव्यमान दिया होगा तो ऊर्जा निकाल सकते हैं, द्रव्यमान दिया होगा तो क्या निकाल सकते हैं? ऊर्जा निकाल सकते हैं। और अगर ऊर्जा दिया है तो द्रव्यमान निकाल सकते हैं। उसके बाद से नाभिक के अंदर भी जो भी चीज़ें होती है उसको हम लोग इस समीकरण का प्रयोग करके हम लोग निकाल सकते हैं। अच्छा, अब आ जाओ नाभिकीय बंधन ऊर्जा। आप सभी लोग पढ़े होंगे, जानते भी होंगे कि ये परमाणु है, परमाणु के अंदर नाभिक होते हैं। नाभिक किससे मिलकर बने होते हैं बाबू? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बने होते हैं। तो इनकी ऊर्जा बहुत अधिक होती है, ये दोनों चिपके रहते हैं। तो नाभिकीय बंधन ऊर्जा की जब बात करेगा
तो परमाणु नाभिक के अंदर उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को बहुत दूर अलग करने के लिए, बहुत दूर दूर अलग कर दें, फिर ये चिपके नहीं। तो अलग करने के लिए जितना ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को हम लोग नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। क्या कहा गया? ये परमाणु के अंदर नाभिक होते हैं, जो नाभिक होते हैं वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिल करके बने होते हैं। दोनों कणों को, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अंदर जो जुड़े हुए हैं उस जुड़ाव को तोड़ने के लिए, उस जुड़ाव को अलग करने के लिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग करने के लिए, या प्रोटॉन और प्रोटॉन जुड़ा उसको अलग करने के लिए जितना हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को हम लोग नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। देखो नाभिक की जब बात आ गई तो नाभिक के बाद जरूर आप कहेंगे, नाभिक की जब बात आ गई ना तो पी और एन की बात जरूर हुई, क्योंकि नाभिक के अंदर पी और एन ही पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही पाया जाता है। तो नाभिक के अंदर पी और एन जो पाए जाते हैं उसको अलग करने के लिए हमें जितना एनर्जी की आवश्यकता होती है, हमें जितना ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहा जाता है। सबको याद हो गया होगा। द्रव्यमान क्षति क्या होता है? आप सभी लोग को बता दें थोड़ा सा एक बार फिर कि जो हिमालय नाभिक है, क्या है बाबू? नाभिक है। सब लोग लिखे हो ना अपने कॉपी पर, है कि नहीं? नहीं होगा तो आप कॉपी बना लीजिए और कॉपी पर ही लिखते चलिए। और सब फिर ले लीजिए 50, 60, 70, 80, 90 जितना का है, जितने आपके पास कैपेसिटी है, जितना आपके पास धन दौलत है उसके हिसाब से आप ये कॉपी ले लीजिए, उसी पर डायरेक्टली लिखते चलिएगा। ठीक है। अभी आपका ये पाठ के बाद अंतिम पाठ शुरुआत होने वाला है, लेकिन हमको लगता है कि नहीं हो पाएगा। 2-3 दिन तक अभी न्यूमेरिकल इसका लगाना है, उसके बाद शुरू होगा तो उसको ज़रूर आप लिख लीजिएगा। उसके बाद से पहले पार्ट से फिर रिवीजन किया जाएगा। जैसे रिवीजन कितना फास्ट नहीं रिवीजन किया जाएगा, माने हर रोज़ आपको 40 मिनट रिवीजन ही किया जाएगा। जो बातें छुट्टी होगी वो बातें हम लोग देखेंगे, पूरा एग्जाम्पल भी साथ में रिवीजन करते चलेंगे, एक्सरसाइज भी पूरा क्वेश्चन को रिवीजन करते हुए चले जाना है। ठीक है, चलिए। तो द्रव्यमान ऊर्जा क्या होता है, द्रव्यमान क्षति क्या होता है? तो आपको याद होगा द्रव्यमान क्षति का मतलब होगा नाभिक की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? तो देखो नाभिक का जो वास्तविक द्रव्यमान होता है, वास्तव में जो नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान होता है वह न्यूक्लियन के द्रव्यमान से कम होता है। याद रखना, न्यूक्लियन के द्रव्यमान से कम होता है। न्यूक्लियन का मतलब P + N, माने दोनों के द्रव्यमान जोड़ेंगे ना तो ये अधिक होगा। और वास्तविक जो नाभिक का द्रव्यमान होता है वो कम होता है, उसी को हम लोग कहते हैं द्रव्यमान क्षति। सब लोग याद करो, कन्फर्म कर लेना। माने P और N है, इसके जब हम लोग द्रव्यमान को जोड़ेंगे और जो वास्तविक द्रव्यमान की बात करेंगे वो कम होगा। वास्तविक द्रव्यमान हमेशा कम होता है, जो न्यूक्लियन होता है इसका द्रव्यमान हमेशा अधिक होता है। तो आपको कहा लिखा भी क्या होगा कि जो नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान होता है वह न्यूक्लियन के द्रव्यमान से थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है, इसी को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। ठीक है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियन का द्रव्यमान होता है वो अधिक होता है और जो वास्तविक नाभिक का द्रव्यमान होता है कम होता है, इसके अंतर को भी हम लोग द्रव्यमान क्षति कह सकते हैं। और अपना लिखा हो गया द्रव्यमान क्षति बराबर होता है कि न्यूक्लियन का द्रव्यमान माने P + N का द्रव्यमान माइनस जो नाभिक है, वास्तविक नाभिक है, इसका द्रव्यमान आप लिखे होंगे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्यमान क्षति कहते हैं। याद हुआ कि नहीं हुआ बताओ? विकास बता रहा है द्रव्यमान क्षति किसे कहते हैं, बोलो तो जल्दी। P और N के माने न्यूक्लियन के द्रव्यमान से कम होता है। द्रव्यमान क्षति बराबर क्या लिख सकते हो सूत्र में? न्यूक्लियन का द्रव्यमान माइनस नाभिक का द्रव्यमान। हाँ, एकदम सही लड़का बोला है, न्यूक्लियन के द्रव्यमान में। देखो कितना अच्छी बात है, लड़का आज बोल रहा है, उतना क्लास भी नहीं किया लेकिन फिर भी तैयारी हो रही है, इसे सिद्ध हो रहा है। उसके बाद से आप पढ़े तो युग्म उत्पादन, याद करो, युग्म उत्पादन, युग्म उत्पादन। दूसरा होता है युग्म उत्पादन के पास जो बातें आपकी होती है, युग्म विन्यास आपका होता है, युग्म विनाश की बात आपकी होती है। ठीक है। तीसरा जो आपकी बात होती है उसको हम लोग कहते हैं नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन। ये सारा चीज़ आपको याद होना चाहिए जो भी पूछा जाए तो। चौथा आपका होता है, उसका नाम होता है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। ठीक है, तो सबको याद होना चाहिए। नाभिकीय विखंडन की बात करेंगे तो ये भी आप बता सकते हैं, नाभिकीय संलयन की बात होगा तभी आप बता सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद से होता है नाभिकीय बल, पांचवा है नाभिकीय बल। जल्दी पढ़िए, जल्दी पढ़िए। नाभिकीय बल, इसके गुण भी हम लोग यही पर देख लेंगे कि नाभिकीय बल जो होता है आकर्षण प्रकृति का होता है। ये माने लघु परासी होता है, जब छोटा माने लघु परासी का मतलब ये तो अभी आप देखेंगे। दूसरा लघु परासी होता है, लघु परासी होता है, ये आकर्षण होता है। नाभिकीय बल सबको याद होना चाहिए। तीसरा ये कह सकता है कि जो नाभिकीय बल होता है वो आवेश के प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, आवेश पर माने निर्भर नहीं करता है। और भी लिख सकता है कि
ये सबसे मजबूत बल होता है, ये भी आपको याद होगा। मजबूत बल होता है, सबसे कम गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ये केंद्रीय बल नहीं है। ठीक है, अपने इतना हम लोग टॉपिक को कवर करते हैं, तब इसके बाद से आगे के टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। देखो ध्यान से सब लोग, अगर युग्म उत्पादन की बात करेंगे तो कहेंगे कि जब, सुनो ध्यान से सब लोग, युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। और उत्पादन का मतलब होता है अलग होना, यानी उत्पादन होना, यानी बनना। तो आप कहेंगे कि जब किसी भारी नाभिक पर, जब किसी भारी नाभिक पर किसकी बमबारी की जाती है? गामा फोटान की माने बमबारी की जाती है। तो गामा फोटान को अवशोषित कर लेता है कौन? नाभिक। जो भारी नाभिक है उस गामा फोटान को अवशोषित कर लेता है और अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन का निर्माण करता है। माने एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन को जब बाहर निकलता है तो इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? युग्म उत्पादन कहते हैं। याद हुआ कि नहीं हुआ? बताओ कि जब किसी भारी नाभिक पर हम लोग किसकी बमबारी करते हैं? गामा फोटान की बमबारी करते हैं। तो गामा फोटान की जब बमबारी होता है तो अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन का क्या करता है? बाहर निर्माण करता है, मैंने बाहर निकलता है। तो इस क्रिया को हम लोग कहते हैं युग्म उत्पादन। सुनो ध्यान से, देखो देखो, किसी कोई भारी नाभिक है और उस पर हमने भारी नाभिक पर गामा फोटान का बमबारी किया। गामा फोटान का, गामा का ऊर्जा ये एच नहीं होता है, आपको याद होगा। तो -1 बीटा पर 0 +1 बीटा पर 0। आप इसको क्या कहेंगे? सब लोग बताओ तो क्या कहते हैं? इसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं। माइनस में हो तो माइनस में इलेक्ट्रॉन होता ही है, तो आप इसको क्या कहेंगे? -1 बीटा के ऊपर 0, 1 बीटा के ऊपर 0। ये इलेक्ट्रॉन है और ये क्या है? पॉजिट्रॉन है। इसको पॉजिट्रॉन कहा जाता है, सबको याद भी होगा। तो आपने क्या कहा कि जब किसी भारी नाभिक पर गामा फोटान का बमबारी किया जाता है तो बमबारी करने के बाद इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन मत करना, पॉजिट्रॉन बाहर निकलता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? युग्म उत्पादन कहते हैं। सबको याद हुआ कि नहीं हुआ? बताओ। गामा का मतलब, युग्म का मतलब होता है जोड़ा के साथ, और उत्पादन का मतलब होता है अलग होना। देखो जोड़ा के साथ हुआ है, एक आपका इलेक्ट्रॉन है तो एक आपका पॉजिट्रॉन है। तो जब किसी भारी नाभिक पर क्या किया जाता है? गामा फोटान का बमबारी किया जाता है। तो गामा फोटान का बमबारी करने के बाद इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन जब बाहर निकलते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं गामा फोटान। जरा सोच को कितने दिनों में इस पाठ को पढ़े हैं और आज एक दिन में इसको रिवीजन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है ना। युग्म विनाश का होता है बाबू कि जब गामा फोटान और क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। सब लोग याद करो, जब गामा फोटान इलेक्ट्रॉन बहुत पास आ जाते हैं, बहुत क्या आते हैं? पास आ जाते हैं। बहुत पास आने के बाद एक दूसरे में मिल जाते हैं, मिलने के बाद अपने अस्तित्व को खो जाते हैं और वहाँ से एक गामा फोटान का क्या होता है? निर्माण होता है। ये बड़ा समझो कि जब पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बहुत पास आते हैं, एक दूसरे में मिल जाते हैं, अपना अस्तित्व को खो देते हैं और वहाँ से गामा फोटान का क्या होता है? निर्माण होता है। इसी को हम लोग कहते हैं युग्म विनाश। देखो कैसे, मान लीजिए कि -1 बीटा पर 0 इसको इलेक्ट्रॉन कहेंगे, +1 बीटा पर 0 इसको पॉजिट्रॉन कहेंगे। दोनों आपस में मिलने के बाद एच में का क्या होता है? निर्माण होता है। इसी को हम लोग कहते हैं युग्म विन्यास। अच्छा सुनो, अब देखो दो तरीके से आपका दोनों का याद हो गया होगा, सब लोग बता सकते हैं युग्म विन्यास में कि क्या होता है कि जब एक माइनस, मान देखिए इसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं क्योंकि माइनस में, इसको हम लोग पॉजिट्रॉन कहते हैं क्योंकि प्लस में ये बीटा लिखा गया है बाबू। ये -1 है, बीटा है 0 है, +1 है, बीटा है 0 है। तो जब एक का होता है इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन जब बहुत पास आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, अपने अस्तित्व को खो देते हैं और वहाँ से गामा फोटान का निर्माण होता है, तो उसी को कहते हैं युग्म विनाश। अच्छा ट्रिक से ही पता चलता है युग्म का मतलब जोड़ा और विनाश का मतलब होता है नष्ट होना। तो दोनों जोड़ा के रूप में, दोनों जोड़ा के रूप में पाए जाते हैं, दोनों एक ही समान है, बस इतना अंतर है कि एक माइनस में एक प्लस में। तो माइनस के होने के कारण इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है, प्लस के होने के कारण क्या हो जा रहा है? पॉजिट्रॉन हो रहा है। इसी को हम लोग कहते हैं युग्म विनाश। सबको याद हुआ कि नहीं हुआ? बताओ। उसके बाद होता है नाभिकीय विखंडन। आपको याद होगा कि जब किसी, सुनो ध्यान से, जब किसी भारी नाभिक पर किसकी बमबारी की जाती है? याद करो, न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है। तो ये याद रखना, युग्म विनाश में क्या होता है और नाभिकीय विखंडन में। तो देखो न्यूट्रॉनों की, इसलिए न्यूट्रॉन की खोज किया गया था उसमें। तो जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन की खोज की माने बमबारी की जाती है और वह भारी नाभिक हल्के नाभिक में टूट जाते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं नाभिकीय विखंडन। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन। सबको याद होना चाहिए। तो नाभिकीय विखंडन में क्या होता है? नाभि को टूटना, नाभि को टूटना। नाभिकीय विखंडन में क्या होता है? नाभि को टूटना। तो इसी को हम लोग क्या कहा जाता है? नाभिकीय विखंडन। आप चाहते तो ये एग्जाम्पल लिख सकते थे, याद करो 1H3। आपकी इच्छा है
0N1। जब आपने ये न्यूट्रॉन होता है बाबू, 0N1 अभी आपने लिखा था, तो अगर आप बमबारी करेंगे तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा मान लीजिए। अच्छा ऐसा ये इस पर लिख सकते हैं, 2 लिख लीजिए इसको, और 0N1 लिख लीजिए। 2 लिखेंगे तो यहाँ पर 4 कर लीजिए, ठीक है। तो टूट गया, यहाँ पर लिख सकते हैं 1H आप 2 लिख लीजिए, प्लस 1H यहाँ भी 2 लिख सकते हैं, प्लस जो ऊर्जा निकलने वाला ऊर्जा, अब ये हल्का हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग कहते हैं नाभिकीय विखंडन, भारी नाभिक और हल्के नाभिक पे टूटना। नाभिकीय संलयन क्या होता है? नाभिकीय विखंडन पर जानते हो? नाभिकीय विखंडन पर आपका परमाणु बम आधारित है। परमाणु बम का नाम सुने? तो परमाणु बम आपके प्रश्न में आता है, कंपटीशन में जाएंगे तो नाभिकीय जो परमाणु बम होता है वो किस अभिक्रिया पर आधारित होता है? तो सब बच्चा लोग लिखते हैं कि नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। परमाणु बम जो होता है नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। लिख करके आएंगे, खुशी आपको मिलेगी, रिजल्ट आता है और अच्छा नंबर से आप पास करते हैं, सब घर के लोग प्रसन्न हो जाते हैं। उसके बाद से होता है आपका नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन का मतलब होता है जुड़ना। जब हल्के हल्के नाभिक आपस में मिल करके एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं। आपको याद होगा कि नाभिकीय संलयन के कारण ही जो सूर्य के अंदर ऊर्जा होता है बरकरार रहता है, माने बना रहता है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सूरज के अंदर जो ऊर्जा होता है कभी कम नहीं होता है, उसमें कौन सी क्रिया होती है? तो आप इसमें कह सकते हैं कि नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, इसीलिए उसकी एनर्जी जो होती है कभी कम नहीं हो पाती है। अच्छा, नाभिकीय संलयन पर आधारित उपकरण का नाम आपको याद होगा, हाइड्रोजन बम, ठीक है। हाइड्रोजन बम होता है, बहुत खतरनाक बम होता है, ठीक है ना। और देखो इसके लिए तो अब नाभिकीय बल आ जाओ, तो कोई भी नाभिक हो ना, क्या होता है नाभिक, ये परमाणु के अंदर नाभिक है, तो नाभिक में क्या पाया जाता है, सोच के बताओ। हाँ, प्रोटॉन और अब इतने रिवीजन के बाद, इतने पढ़ाने के बाद अब आपका कोई शक नहीं रहेगा। अब तो कोई भी आपसे पूछे तो तुरंत आप जवाब देने के प्रयास करेंगे। आप तो कभी दिमाग में उड़ ही नहीं सकता है। तो आप कहेंगे कि जो परमाणु होते हैं, परमाणु के अंदर नाभिक होते हैं, नाभिक किससे मिलकर बने होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन किससे मिलकर बने होते हैं, न्यूट्रॉन से। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधे रखता है एक दूसरे से, या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो बल लगता है, या प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में जो बल लगता है, उसी को हम लोग कहते हैं नाभिकीय बल। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अच्छा, नाम से ही पता चल रहा है कि जब नाभिकीय बल की बात करेगा तो ये नाभिक पर ही कार्य करेगा। जब नाभिकीय बल की बात करेगा तो ये नाभिक पर ही क्या करेगा, कार्य करेगा। तो जो परमाणु होते हैं, परमाणु के अंदर जो नाभिक होते हैं, नाभिक में क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो बल कार्य करता है उसी को हम लोग कौन सा बल कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं नाभिकीय बल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, नाभिकीय बल के उदाहरण में क्या क्या कर सकते हैं? पहला ही का नाभिकीय बल के गुण में, क्वालिटी में, कि नाभिकीय बल जो होता है आकर्षण होता है हमेशा। नाभिकीय बल कैसा होता है? आकर्षण, जानते हो, आकर्षण माने आकर्षित करता है। दूसरा होता है लघु परासी होते हैं। लघु परासी का मतलब होता है कि एक कम दूरी पर ही कार्य करता है, समझ रहे हैं। जिससे यहाँ प्रोटॉन है, यहाँ आपका न्यूट्रॉन है, कम दूरी रहेगा तभी कार्य करता है। बहुत अधिक दूर प्रोटॉन चला गया, न्यूट्रॉन चला गया, तो वहाँ पर ये बल काम नहीं करता है। और तीसरा कह सकते हैं कि इस आवेश पर, ये आवेश के प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, माने आवेश के ऊपर ये निर्भर नहीं करता है। चौथा कह सकते हैं कि बहुत मजबूत होता है। और पाँचवा ही कह सकते हैं कि ये माने केंद्रीय बल नहीं होता, ये केंद्रीय बल नहीं होता। तो याद रखना, जो नाभिक होता है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, उनके बीच में जो बल कार्य करता है उसी को हम लोग नाभिकीय बल कहते हैं। ये आकर्षण होता है, ये लघु परासी होता है, और इसके माने आवेश पर निर्भर नहीं करता है, मजबूत होता है और एक केंद्रीय नहीं होता। चलिए, सबको याद हुआ? सब लोग याद हुआ कि नहीं हुआ? नाभिकीय बल किसे कहते हैं? नाभिकीय बल बताओ सब लोग। हाँ, माने नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है ना, इसके बीच में जो बल कार्य करता है उसी को हम लोग कौन सा बल कहते हैं, नाभिकीय बल कहते हैं। चलिए, उसके बाद से आपके पास आता है रेडियो एक्टिव तत्व। रेडियो, सब लोग लिखे हो ना इसके बारे में, रेडियो एक्टिव तत्व। पहला टॉपिक आपका रहेगा, दूसरा आपका रहेगा रेडियो एक्टिव किरणें, रेडियो एक्टिव किरणें। अच्छा, अगर इस पार्ट का हम टेस्ट ले आपसे तो क्या आप तैयार है लिखने के लिए सब लोग? और अब नहीं लिखाएगा तो कब लिखाएगा? अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण। अच्छा, जब रिवीजन कराया जाता है तो आपको अच्छा लगता है? बताइए। पूरा आपकी जो जानकारी होती है थोड़ा बहुत केवल उस समय हम लोग लिखे होते हैं, इसमें बताया। उसके बाद से रेडियो एक्टिव 6, तीसरा जो हेडिंग है बहुत अंतिम पड़ाव पर है,
हम सभी लोग इस पाठ के अंतिम सीमा पर है, किनारे पर हैं। कुछ ही समय में समाप्त होने वाला है ये पाठ, अंतिम समय पर हम लोग हैं। इसके बाद से आप अल्फा कण उत्सर्जन, बीटा कण उत्सर्जन और गामा कण उत्सर्जन के बारे में, गामा किरण उत्सर्जन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद से पाठ समाप्त होने वाले के कगार पर है। पांचवा आपका जो हेडिंग है उसका नाम है अर्ध आयु। अर्ध आयु सबको याद भी होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अर्ध आयु छह नियतांक में संबंध की बात करते हैं तो टी हाफ बराबर 0.6931 बटा में आपका लेमडा होता है। जल्दी जल्दी पढ़ते हैं हम लोग। देखिए सब लोग देखने का प्रयास करेंगे। ये कुछ टॉपिक है रेडिएटिव तत्व। आपको याद होगा कि ऐसे तत्व जिसे हम लोग कहीं रखते हैं तो अपने आप टूट जाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं रेडिएटिव तत्व। ऐसे तत्व जिसे हम लोग कहीं क्या करते हैं, रखते हैं, अपने आप टूट जाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं रेडिएटिव तत्व। आप लेड पहला ऐसा सबसे प्रथम पीबी जिसको कहते हैं पहला रेडिएटिव तत्व। इसके बाद से जितने भी जाएंगे, यूरेनियम भी है, रेडियन भी है, सब आपके थोरियम भी है, सब आपके रेडिएटिव तत्व हैं। 82 से ऊपर जितने भी तत्व आप यूज करते हैं सब रेडिएटिव तत्व होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसका N/P का मान आप निकालेंगे तो 1.4 से अधिक ही आएगा। ठीक है, आइए उसके बाद से रेडिएटिव किरणें आप सभी लोग जानते होंगे कि अगर कोई पदार्थ रख दें, अगर वो पदार्थ रेडिएटिव तत्व है तो उसे 3 प्रकार की किरणें निकलती है। कौन कौन? अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण। आप सबको याद होगा कि जो अल्फा किरण होता है धनावेशित होता है और बीटा किरण ऋणावेशित होता है और गामा किरण उदासीन होता है। ये भी आप पढ़े थे कि किसी भी तत्व से अल्फा किरण और बीटा किरण एक साथ नहीं निकल सकती है। अल्फा के साथ गामा निकलेगा या बीटा के साथ गामा निकलेगा। चलिए अब उसके बाद से होता है रेडिएटिव क्षय। तो आपको याद होगा कि रेडिएटिव जो पदार्थ होते हैं उसके जो टूटने का दर होता है उसी को रेडिएटिव क्षय कहते हैं। याद है? रेडिएटिव पदार्थ के टूटने का जो दर होता है या जो टूटता है उसी को हम लोग कहते हैं रेडिएटिव क्षय। ठीक है, उसके बाद से अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण उत्सर्जन आपको पढ़ाया गया था कि जब अल्फा कण का उत्सर्जन होता है, यानी जब किसी भी रेडिएटिव तत्व से अल्फा कण निकलता है तो उसके परमाणु क्रमांक में कितनी कमी होती है? 2 की। परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो जाएगी और जो परमाणु भार होता है जिसको ये प्रदर्शित करते हैं उसमें 4 की कमी हो जाएगी। Z-2 जेड ये बताता है कि परमाणु क्रमांक है और -2 का मतलब उसमें 2 की कमी हो गई है, और ये बताता है परमाणु भार है और उसमें किसकी कमी हो गई है? 4 की कमी हो गई है। उसके बाद आइए लास्ट मैंने आपका एक बीटा कण होता है। आपको याद होगा कि इसके परमाणु भार में 1 की वृद्धि हो जाती है, लेकिन परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती है, लेकिन परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होता। याद करिए, परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती है, 1 जुड़ जाता है इसमें जब बीटा कण निकलता है, लेकिन परमाणु भार में कोई चेंजिंग नहीं होती है। जो गामा किरण निकलता है उसके परमाणु क्रमांक और परमाणु भार में कोई चेंजिंग नहीं होती है, सेम टू सेम रहता है। समझ में आया कि नहीं है? बताओ। अच्छा, अब आइए अर्धायु के बारे में भी आप बता सकते हैं कि जब किसी रेडिएटिव पदार्थ को टूटने में, अपने प्रारंभिक मात्रा को टूटने, आधा होने में जितना समय लगता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अर्धायु कहते हैं। जब किसी भी रेडिएटिव पदार्थ को अपने प्रारंभिक मात्रा से आधा मात्रा करने में जितना समय लगता है उसी को अर्धायु कहते हैं। इसे टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक सेकेंड भी हो सकता है, घंटा भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है, वर्ष भी हो सकता है। याद है आपको? मैंने कहा था ना कि अगर आपके पास 100 ग्राम कोई रेडिएटिव तत्व है और जितने समय में वो टूट करके 50 ग्राम हो गया, आधा हो गया ना, तो वह टाइम जो होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उस टाइम को ही अर्धायु कहते हैं। माने वो समय अंतराल जिसमें कोई पदार्थ टूट करके अपने प्रारंभिक मात्रा का क्या होता है? आधा हो जाता है, उसको अर्धायु कहते हैं। इसको टी हाफ से प्रदर्शित करता है। लेमडा को क्षय नियतांक कहा जाता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं टी हाफ बराबर 0.6931 बटा में लेमडा, यानी अर्ध आयु और क्षय नियतांक में कोई भी आपसे संबंध पूछता है तो आप इसी तरीके से लिखेंगे टी हाफ बराबर 0.693 बटा में लेमडा। कोई दिक्कत बताइए, जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत है आपका? चलिए आगे बढ़ते, मिटा दे सबको याद हुआ। टाइम ज़्यादा खर्च किया हम लोग फिजिक्स पर, होना भी चाहिए। जब पाठ समाप्त हुआ है तो रिवीजन पर समय ज़्यादा देना चाहिए, तभी आपकी जानकारी होगी। चलिए नेक्स्ट आपके पास आते हैं हम लोग, उसका नाम होता है रेडिएटिव पदार्थ की सक्रियता। आप इसके बाद से बस कुछ ही समय के बाद आपका पाठ समाप्त होना है। रेडिएटिव पदार्थ की सक्रियता।
इसके बारे में भी आपसे कोई पूछेगा तो तुरंत जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। दूसरा जो आपका होता है उसका नाम है रेडियो एक्टिव का मात्रक। रेडियो एक्टिव जो होता है रेडियो एक्टिविता का मात्रक होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर, रेडियो एक्टिविता का मात्रक सब लोग कल पढ़े थे, आप सबको याद भी होगा। मैं थोड़ा सा लिख के बता देता हूँ कि अगर कहीं भी 1 क्यूरी कहेगा तो आप इसके जगह पर लिखेंगे 3.7 गुणे 10 के ऊपर 10 विघटन प्रति सेकेंड आप लिखते थे। जब एक मिली क्यूरी कहेगा तो सबको याद होगा कि 10 के ऊपर -3 इसमें से घटेगा तो 3.10 के ऊपर 7 विघटन प्रति सेकेंड हो जाएगा। जब एक माइक्रो क्यूरी की बात करेगा तो 3.7 गुणे 10 के ऊपर क्या है, 10 में से चला जाएगा तो 10 के ऊपर 4 हो जाएगा विघटन प्रति सेकेंड। कल आप पढ़े थे कि एक रदरफोर्ड जो होता है आप उसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, केवल 10 के ऊपर 6 विघटन प्रति सेकेंड होता है। कुछ बातें आपको होती है। तीसरा जो बात आप पढ़ेंगे उसका नाम होगा रेडियो पदार्थ की औसत माध्य। रेडियो एक्टिव पदार्थ के औसत माध्य, रेडियो पदार्थ के औसत माध्य, इसकी बात होगी आप। उसके बाद से जो बातें होंगे रेडियो पदार्थ के औसत माध्य और ढाई में संबंध, तो टा बराबर आपने 1/λ लिखा था। ये जो अंतर अगर संबंध पूछता है तो 4 नंबर आपका होगा रेडियो पक्षाए संबंध में रदरफोर्ड और सोडी का नियम। तो उसके बाद से आपका है रदरफोर्ड और सोडी का नियम। तो देखिए ये पार्ट यहाँ पर फिनिश होता है। क्या आपने पूरा हेडिंग अपने कॉपी पर लिखा था? जितना हेडिंग आपको पढ़ाया गया था छोटा छोटा होगा तो आप सभी लोग उसको लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आइए 8 मिनट और हम लोग पढ़ेंगे, मात्र 8 मिनट पढ़ेंगे, उसमें ये पूरा समाप्त होगा। तो आप देखिए सबसे पहले रेडियोएक्टिव पदार्थ की सक्रियता। आपको याद है कि रेडियोएक्टिव पदार्थ के क्षय होने की दर को यानी टूटने की दर को रेडियोएक्टिव सक्रियता कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। एक्टिविटी कहा जाता है इसको अंग्रेजी में, सक्रियता को। याद हुआ कि नहीं कि रेडियोएक्टिव पदार्थ के जो टूटने का दर होता है, जो क्षय होने का दर होता है, उसको रेडियोएक्टिव पदार्थ की सक्रियता, शायद इसको हम लोग कल ही पढ़े थे, कल ही पढ़ाया गया था सारा चीज़ ये। तो रेडियोएक्टिव पदार्थ के जो टूटने का दर होता है, विखंडित होने का दर होता है, उसी को हम लोग कहते हैं रेडियोएक्टिव सक्रियता। उसके बाद होता है रेडियोएक्टिविता के मात्रक। सब मात्रक आपके सामने मौजूद यहाँ पर हैं कि जितने वैज्ञानिक थे सब खोज किए और अपने ही नाम पर मात्रक रख दिए। सबसे पहले आता है एक क्यूरी। एक क्यूरी में कितने विघटन प्रति सेकेंड, देखो विघटन प्रति सेकेंड भी रेडियोएक्टिव पदार्थ का मात्रक होता है। तो एक क्यूरी बराबर 3.7 गुणे 10 के ऊपर 10 विघटन प्रति सेकेंड होता है। और एक मिली क्यूरी बराबर 3.7 गुणे 10 के ऊपर 7 विघटन प्रति सेकेंड होता है। और एक माइक्रो क्यूरी बराबर 3.7 गुणे 10 के ऊपर 4 विघटन प्रति सेकेंड होता है। उसके बाद से एक रदरफोर्ड की बात करें तो 10 के ऊपर 6 विघटन सेकेंड होता है। अच्छा, एक बेकरल भी आप पढ़े थे, याद करिए बेकरल के बारे में। तो एक बेकरल बराबर 1 विघटन प्रति सेकेंड होता है। चलिए तो याद हुआ सबको। देखो क्यूरी का मतलब ये होता है ना कि 3.7 गुणे 10 के ऊपर 10, लेकिन जब मिली कह देगा तो आप मिली का मतलब 10 के -3 हमेशा जानते होंगे। तो ये 10 है, उसमें से -3 घट जाएगा तो 10 के ऊपर 7 हो जाएगा। जब माइक्रो की बात करेगा तो 10 होगा, और माइक्रो का मतलब होता है 10 के ऊपर -6, तो 10 में से -6 घटा देंगे 10 के ऊपर 4 आ जाएगा। रदरफोर्ड की बात करेगा तो 10 के ऊपर 6 हो जाता है। अब रेडियोएक्टिव पदार्थ की औसत माध्य कहेगा, माने अगर रेडियोएक्टिव पदार्थ की औसत माध्य होता है ना, तो रेडियोएक्टिव पदार्थ के कुल माध्य के औसत को, कुल माध्य आप जोड़ दीजिए, कुल नाभिक का माध्य जोड़ दीजिए, उसी को हम लोग कहते हैं रेडियोएक्टिव पदार्थ का औसत माध्य, जिसको आप याद करिए टा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? टा से। उसके बाद आपके प्रश्न ये पूछा जाता है कि औसत माध्य और जो क्षय नियतांक होता है इसमें क्या संबंध होते हैं। तो औसत माध्य और क्षय नियतांक में अगर संबंध आपसे पूछता है तो टा बराबर 1/λ। टा बराबर क्या होता है? 1/λ। टा क्या है? औसत माध्य है, और लैम्डा क्या है? तरह क्षय नियतांक है, तो इसीलिए लैम्डा बराबर 1/λ। आइए रदरफोर्ड और सोडी का नियम लास्ट आपका है आज का टॉपिक।
तो रदरफोर्ड के नियम में आप बता सकते हैं कि जो रेडिएटिव पदार्थ होते हैं, सुन लो ध्यान से, रेडिएटिव पदार्थ के क्षय होने की जो दर होता है उस समय उपस्थित रेडिएटिव पदार्थ के प्रारंभिक मात्रा के समानुपाती होता है। रेडिएटिव पदार्थ के जो क्षय होने का दर होता है उस समय उपस्थित रेडिएटिव पदार्थ के प्रारंभिक मात्रा के समानुपाती होता है। दोनों वैज्ञानिकों ने कहा कि जितना अधिक रेडिएटिव पदार्थ होगा, जितना अधिक रेडिएटिव पदार्थ होगा, टूटने का दर भी उतना ही अधिक होता है। टूटने का दर भी क्या होता है? उतना ही अधिक होता है। जितना अधिक रेडिएटिव पदार्थ होता है उतना ही अधिक टूटने का दर भी होता है। सबको याद हुआ कि नहीं हुआ? बताइए, बताएं। कुछ आपसे प्रश्न पूछना है, अब आप लोग जवाब देंगे। रिवीजन आपका समाप्त हो चुका है, थोड़ा सा बस 2-3 मिनट और आपसे प्रश्न पूछना है और आपको जवाब देना है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि एक रेडिएटिव पदार्थ है, क्या है भाई? रेडिएटिव पदार्थ है और उसका अर्ध आयु दे दिया है 10 सेकेंड। अर्ध आयु कितना दे दिया? 10 सेकेंड। और इसका आपको 6 नियतांक बताना है। बता सकते हैं क्या? नहीं। अगर अर्ध आयु देगा तो टी हा, कोई रेडिएटिव पदार्थ है जिसका अर्ध आयु का मान दे दिया है 10 सेकेंड, 6 नियतांक, लेमडा का मान पूछ रहा है। सब लोग बना लेंगे। कैसा बनेगा? लेमडा बराबर, पहले आप सूत्र देखिए, टी हाफ बराबर 0.6931 बटा में लेमडा। लेकिन लेमडा निकालना है तो लेमडा इधर हो जाएगा, तो लेमडा बराबर 0.6931 बटा में टी हाफ। अब 0.6931 बटा में टी हाफ की जगह पर कितना लिख सकते हैं? 10। अच्छा 10 लिखेंगे, 10 और इधर भागेगा, एक अंक और इधर भागेगा, बात समझ रहे हैं? तो आ जाएगा 0.0693 इतना। अच्छा ये प्रति सेकेंड हो जाएगा बाबू। कहा जाएगा नीचे अगर सेकेंड लिखते हैं टी हाफ के लिए, भाई ऊपर सेकेंड है था, लेकिन नीचे यहाँ पर सेकेंड जब लिखेंगे तो ऊपर जाएगा, तो इसको प्रति सेकेंड कहते हैं, प्रति सेकेंड कहते हैं। बताओ, सवाल समझ में आया सबको? सब लोग बना सकते हैं ना। अगर जब भी आपके क्वेश्चन इस टाइप के मिले तो आप तुरंत ऐसे ही हल करने का प्रयास करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मान लो आपसे कोई कहा कि एक रेडिएटिव तत्व है जिसका औसत माध्य 50 है। कितना है? औसत माध्य 50 है। तो 6 नियतांक बताइए। कैसे लगाओगे? टा बराबर 1 बटा लेमडा। तो अच्छी बात होना चाहिए ना, अभी आप रिवीजन करके आ रहे हैं। टा बराबर 1 बटा लेमडा से निकाल सकते हैं। आप इसको याद करिए, माध्य कहते हैं। आप इसको याद करिए, 6 नियतांक कहते हैं। क्या कहते हैं? 6 नियतांक कहते हैं। तो अभी आपने पढ़ा भी था कि जो 6 नियतांक होता है, माध्य में संबंध जो होता है, टा बराबर 1 बटा लेमडा। तो लेमडा बराबर हो जाएगा, लेमडा निकालना है तो 1 बटा क्या हो जाएगा? टा हो जाएगा। तो लेमडा वैसे ही लिखो, जहाँ टा है उसके जगह 50 रख दो। आपको सिखाते हैं, 1 में आप 50 से भाग देंगे, 10 बढ़ाएंगे 0, फिर 0 बढ़ाएंगे 0, तो ये 2 बार में कट जाएगा। तो लेमडा बराबर हो जाएगा 0.02। मात्रक बताइए। अगर इसका जो मात्रक होगा इसका उल्टा हो जाएगा आपका। हो सकता है इसका सेकंड दे दिया तो इसका प्रति सेकंड हो जाएगा। जो भी माने मात्रक देगा उसको हम लोग लगा करके आप क्या करेंगे देखते हैं। बोलिए, सब लोग को याद हुआ कि नहीं हुआ? तो इस तरीके से आज हम इस पाठ को समाप्त करें। अच्छा एक और क्वेश्चन आपके पास है, लगाओगे? देखिए क्वेश्चन ये है कि एक नाभिक है और नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान दे दिया है, मान लो 50 AMU। 50 AMU। प्रोटॉन है, प्रोटॉन का मान लो द्रव्यमान दे दिया 30 AMU। न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दे दिया, मान लो दे दिया सबसे अधिक इसी का होता है तो 35 AMU दे दिया। तो आपसे पूछा गया द्रव्यमान क्षति बताइए, तो बता देंगे द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति का मतलब होता है कि प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान माइनस जो वास्तविक नाभिक का द्रव्यमान होता है उसको घटा देता। अभी आपने कहा है तो 35 + 30 माइनस ये क्या हो जाएगा 50। 35 और 30 कितना आ गया 65 माइनस 50, 65 में 50 घटाएंगे 15 AMU होता है। बोलो कोई दिक्कत है? सब लोग बना लेंगे ना? जरूर आप घटा दीजिएगा, घटाने के बाद आ जाएगा। देखो एक और चीज़ हम बता देते हैं ना, अभी वास्तविक द्रव्यमान हमेशा दिया रहेगा,
वास्तविक द्रव्यमान हमेशा क्या होता है, ये निकालना पड़ता है, ये निकालना पड़ता है। जैसे मान लो कह देगा ना H2O है, H2O का द्रव्यमान क्षति बताइए, द्रव्यमान क्षति बताइए। उसमें देगा नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान कितना है, नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान दे दिया मान लो 100 एम, जो भी आपका एम का पूरा नाम क्या होता है। तो आपको यहाँ से प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान निकाल लेना। प्रोटॉन का द्रव्यमान जानते ही होंगे, तो उसको निकाल लेंगे और उसमें जो उसका द्रव्यमान होगा उससे गुणा कर लेंगे। इसे अगर आप इसको निकालेंगे ना तो इसका तो मान लीजिए 2 होगा, इसका 8 होगा 10, और जो प्रोटॉन होते हैं उसमें 10 से गुणा कर लेंगे और उसके बाद से हल कर लेंगे आंसर। ठीक है, तो ये पाठ यहीं पर आप समाप्त करते हैं। बोलो सब लोग याद हो गया? तो देख लेना वास्तविक वगैरह सब खत्म। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ाई होगा उसके पास। किसके पास बोलो?